जाति जनगणना का औचित्य आज हम इस वीडियो के माध्यम से जाति जनगणना के औचित्य पर अपनी बात रखेंगे। इससे जानने के पूर्व सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हर चीज़ का कोई न कोई कारण होता है। बिना कारण के और उद्देश्य के कोई भी चीज़ मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। वह कारण अच्छा है या बुरा है, यह अलग विषय होता है। जातीय जनगणना का भी कारण है और उद्देश्य है, जिनको लेकर के बिहार की सरकार द्वारा कराया गया। उसके पीछे एक राजनैतिक विचारधारा है। वह राजनैतिक विचारधारा यह कहती है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी सत्ता में हिस्सेदारी। अर्थ यह है कि जितनी जिसकी जनसंख्या हो उसी के अनुपात में सत्ता में उस जात की भागीदारी होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख करके जनगणना कराई गई और जनगणना का रिपोर्ट भी सामने आ गया। यह वास्तव में उचित है या नहीं है, यह अलग विषय है। दूसरा चीज़, इस विषय को जानने से पूर्व राजनीति के उद्देश्य को भी समझना आवश्यक है। लोकतंत्र में राजनीति का उद्देश्य लोक अर्थात जनता की सेवा करना होता है। सिद्धांत के तौर पर लोकतांत्रिक राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है। जनता के सेवा के माध्यम से जनता के कल्याण, विकास और समृद्धि के लिए कार्य करना होता है। जनता का अर्थ एक निश्चित भूभाग में रहने वाले मानव समूह से होता है। जनता का अर्थ किसी जात, वर्ग या धर्म, संप्रदाय अथवा विश्वास को मानने वाले लोगों से नहीं होता है। तो जहाँ तक अगर यह देखा जाए, जनगणना और जिन राजनैतिक विचारधारा के आधार पर यह जनगणना कराई जा रही है, वह वास्तव में जनता के हितों से का विरोधी है और जनता के कल्याण से इसका कोई लेना देना नहीं है। जनता के कल्याण का अर्थ जनता के जातिगत नेताओं के कल्याण से नहीं होता है और जनता के कल्याण का अर्थ पार्लियामेंट या विधानसभा में चुनकर जाने वाले लोगों से नहीं होता है। जनता का अर्थ आरक्षण या किसी अन्य माध्यम से सरकारी सेवाओं में जाने वालों से नहीं होता है। यह लोग जनता के तरफ से जनता का कार्य करने वाले लोग होते हैं, जनता के सेवक होते हैं। तो जनता के सेवकों के कल्याण से जनता का कल्याण नहीं होता है। जनता के कल्याण का अर्थ संपूर्ण जनता के कल्याण से होता है और जनता के कार्य का अर्थ ऐसे कार्यों से होता है जिनसे संपूर्ण जनता जुड़ी हुई हो, समान रूप से जुड़ी हुई हो और समान रूप से ऐसे कार्यों से जनता को लाभ मिलने वाला हो, अथवा कोई विशेष कारण हो, जैसे जनता में कोई वर्ग ज़्यादा कमज़ोर है या गरीब है
उसके लिए कोई विशेष योजना जैसे मकान की योजना या अन्य तरह के किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो उसे भी किया जाना चाहिए, क्योंकि लोकहित ही राजनीति का अंतिम उद्देश्य होता है। अब जहाँ तक सिद्धांत की राजनीति की बात है वह एक अलग पहलू है और व्यवहारिक राजनीति का पहलू एक अलग पहलू होता है। सिद्धांत की राजनीति जो होती है या राजनीति का जो सिद्धांत होता है वह व्यवहार में नहीं संभव होता है, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि सैद्धांतिक राजनीति का कोई मतलब नहीं होता है। राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष का मतलब अपने जगह पर उसका अलग होता है। उसके आधार पर व्यवहार में राजनीति करने वाले नेताओं के क्रियाकलापों की जांच और परख की जाती है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई आधार ना हो, मानदंड ना हो, तो हम उसके आधार पर नेताओं के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप की जांच और परख नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राजनेता तो अपने हर कार्य को किसी न किसी कारण से जनता का हितैषी बताते हैं, वह भले ही जनता के हितों से कोई संबंध नहीं रखता हो। यही हाल जातीय जनगणना का भी है। जनता का अर्थ किसी जात विशेष धर्म से नहीं होता है, जनता का अर्थ देश में रहने वाले मानव समूह से होता है, संपूर्ण जनता से होता है। तो जो चीज़ संपूर्ण जनता से जुड़ा हो वही चीज़ जनता का हित होता है, वही लोकहित होता है। और जो हित किसी जात से, वर्ग से या धर्म के लोगों से जुड़ा होता है वह हित लोकहित और जनता का हित नहीं होता है। यह सीधा प्रश्न है। जहाँ तक व्यवहारिक राजनीति का विषय है और हमारे देश के राजनेता जिस प्रकार की राजनीति करते हैं वह उसका उद्देश्य एकमात्र है राज सत्ता को प्राप्त करना और उसमें बने रहना है। यह एक वास्तविकता भी है कि लोकतांत्रिक राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है। राजशाही में भी राजनीति का उद्देश्य यही था, सत्ता प्राप्त करना और सत्ता में बने रहना। यह अलग बात है कि राजनीतिक सत्ता पर बैठने वाले लोग तमाम तरह की नैतिकता की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, परंतु सच यह है कि जो लोग भी सत्ता में बैठते हैं या जो लोग भी राजनीति करते हैं उनसे उनका व्यवहारिक सच यही होता है कि किसी भी तरह से सत्ता को प्राप्त करना और उसमें बने रहना। यहाँ यह भी स्मरण योग्य बात है कि राजनेता यह कहते भी हैं कि सत्ता प्राप्त करने का कोई भी तरीका हो सकता है। किसी भी तरीके से राजनीति करने वाले के लिए सत्ता महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सत्ता के माध्यम से ही वह अपनी जो सेवा होता है कर सकता है, उसकी अपनी नीतियों को लागू कर सकता है, अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लागू कर सकता है। इसलिए व्यवहारिक रूप में जो भी लोग राजनीति करते हैं वह यह स्वीकार करके चलते हैं और यह कहते भी हैं कि इसके लिए सब कुछ करना उचित होता है जिनके कारण से सत्ता प्राप्त हो सकती है। इसी कारण से अनेक ऐसे वादे किए जाते हैं जिनका जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं होता है। अनेक ऐसी विचारधाराएं राजनीति में विचारधारा के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं जिनका जनता से कल्याण से लेना देना नहीं होता है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो हमारे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी की विचारधाराएं जनता के हित से कोई मतलब नहीं रखती हैं।
हर किसी की राजनैतिक विचारधारा जाति, धर्म और वर्ग आधारित है। किसी की भी विचारधारा संपूर्ण जनता के कल्याण से संबंध रखने वाली विचारधारा नहीं है। जातीय जनगणना का भी उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से सत्ता में बने रहें और उसका ये आशय है कि अपने वर्ग की क्योंकि जिस वर्ग से यह लोग संबंध रखते हैं यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे वर्ग के, हमारे जात के लोगों का संख्या बल क्या है और उसके अनुसार हमको राजनीति में जगह मिलनी चाहिए। जहाँ तक राजनीति में भागीदारी का प्रश्न है, राजनीति में भागीदारी पूर्णतया राजनैतिक दलों के हाथ में होती है। लोकतंत्र में राजनैतिक दल जिस जात को, जिस चीज उसको वर्ग को जितना टिकट देना चाहते हैं दे सकते हैं, इस पर कहीं कोई कानूनी रोक नहीं है। इस कारण यहाँ पर राजनैतिक दलों को पूरी स्वतंत्रता दी गई है और वैसे भी राजनीति का जो निर्दलीय स्वरूप है उसमें कोई भी जात का हो, बिरादरी का हो, वर्ग का हो चुनाव लड़ सकता है और जनता जिसको वोट देगी वह चुनाव जीत करके जनता का नेतृत्व करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। जब कोई रोक नहीं है तो फिर इस तरह की विचारधारा का औचित्य क्या है और इस तरह के जो है जातीय जनगणना का मतलब क्या है, इसका कारण और उद्देश्य हर कोई समझ सकता है। इसका एकमात्र उद्देश्य है अपने राजनैतिक हितों की पूर्ति करना, राजनैतिक हितों की पूर्ति के लिए कुछ भी करना, चाहे उसके लिए जाति गणना करानी हो या धार्मिक गणना करानी हो या कोई और गणना करानी हो, इसके लिए हमारे नेता तैयार रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके यह जाति गणना कराई गई है। यह लोग यह भी नहीं समझते हैं कि जो विचारधारा दे रहे हैं वह लोकतंत्र के और सत्ता के सिद्धांत के अनुकूल है या नहीं है। सत्ता अविभाज्य होती है, सत्ता जाति धर्म के आधार पर विभाज्य नहीं होती है। अब वास्तव में अगर देखा जाए जिस राजनैतिक विचारधारा के बुनियाद के आधार पर यह कार्य किया जा रहा है वह विचारधारा ही सत्ता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि यह भागीदारी, हिस्सेदारी के नाम पर जो है सत्ता का विभाजन चाहती है। जिस जात की जितनी संख्या हो उतनी संख्या में लोग सदन में, पार्लियामेंट में पहुँचे। यह वास्तव में एक तरह से विभाजनकारी कार्य है। यह लोकतंत्र ही नहीं सत्ता के सिद्धांत के विपरीत है, यह नैतिकता के विपरीत है, यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के विपरीत है। यह एक प्रकार से इस तरह की विचारधारा संवैधानिक मूल्यों, आदर्शों और मान्यताओं का मजाक उड़ाना है। और रिजर्वेशन का अर्थ यह भी नहीं होता है कि संपूर्ण सीटों का रिजर्वेशन कर दिया जाए। इस पर हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट व्यवस्था भी है। उन्होंने इसीलिए अधिकतम 51-52% की सीमा को निर्धारित किया है। आरक्षण का अर्थ, भागीदारी का अर्थ यह नहीं होता है कि संपूर्ण चीज़ों को आरक्षित कर दिया जाए, जितनी जिसकी संख्या हो उतनी उसी के अनुसार जो है सदन में, लोकसभा में, विधानसभा में आरक्षण दे दिया जाए और उसी के अनुसार टिकट वितरण किया जाए। क्योंकि जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। आज जिसकी जनसंख्या अधिक है हो सकता है कल उसकी जनसंख्या कम हो जाए, तो पुनः एक नए गणना की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से फिर उनकी संख्या को कम करना पड़ेगा। तो यह एक ऐसी विचारधारा है जो विघटनकारी है, जिससे समाज में अराजकता
फैलने की स्थिति आ सकती है और इसका गलत दुष्परिणाम पड़ सकता है। हमारा देश वैसे ही जातियों मजहबों में बटा हुआ है, पहले से विभाजित है, उसको एक नए रूप में विभाजित करने का कार्य करना यह भी किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं हो सकता है। हमारे देश की तो राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ पर सबको एक समान भाव से जोड़ करके राजनीति करनी चाहिए और हमारे संविधान की जो विचारधारा है, भावना है, वह समता मूलक समाज का निर्माण करना है, जहाँ पर न तो कोई छोटा हो ना बड़ा हो, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 यही कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं और सभी को विधि का समान रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। जहाँ तक आरक्षण और सुविधा की बात है, यह सामान्य सिद्धांत का एक अपवाद है। यह इस तरह के अपवाद अनंत काल के लिए नहीं होते हैं, जब कुछ समय तक होते हैं जब तक इनकी आवश्यकता होती है। भविष्य में इस तरह की चीज़ों को की आवश्यकता खत्म होने पर इन्हें खत्म भी किया जा सकता है। तो जहाँ तक हमारा अपना मानना है, जातिगत जनगणना वास्तव में उचित नहीं है। जहाँ इस जनगणना के पूर्व भी तमाम तरह के डाटा ऑलरेडी उपलब्ध हैं और राजनीतिक दल, जहाँ तक बात है, राजनीतिक दल इस मामले में पूर्णतया स्वतंत्र हैं कि वो जिस बिरादरी को जितना चाहें अपने पार्टी में टिकट दे सकते हैं, चुनाव लड़ा सकते हैं। तो जब यह चीज़ वैसे ही उपलब्ध है तो इसको व्यवहार में करना चाहिए, परंतु जो कार्य कर सकते हैं उस कार्य को करने के बजाय एक अलग तरीके का राजनीति में मामला पैदा करके अपने आप को अपनी जातियों का या वर्गों का मसीहा बनने का खेल खेलते हैं। यह भी किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यह ऐसे ही है जैसे हिंदुत्व की राजनीति है, दलित की राजनीति है, अल्पसंख्यक की राजनीति है, बैकवर्ड की राजनीति है, अति पिछड़ा की राजनीति है। वास्तव में यह सभी जो राजनीति हैं एक तरह की गंदी राजनीति के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान इस तरह की राजनीति की अनुमति नहीं देता है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। परंतु हमारे देश के नेता संविधान की भावना का मजाक हमेशा उड़ाते हैं और इसके लिए तत्पर रहते हैं। जहाँ तक अलग अलग जातियों के विकास की बात है, तो अलग अलग जातियों के विकास का अलग अलग कोई मॉडल नहीं हो सकता है। संपूर्ण जनता के विकास का मॉडल होना चाहिए। विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए जिससे संपूर्ण जनता को एक समान रूप से लाभ मिल सके और जो मूलभूत चीज़ें हैं उनमें सभी जनता की पहुंच हो। जनता का विकास चुने जाने वाले नेताओं का विकास नहीं होता है। जनता के विकास का अर्थ नौकरी करने वाले सरकारी विभागों में नौकरी करने वालों से नहीं होता है। ये इनका अर्थ सिर्फ देश और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से होता है। देश और जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का विकास जनता का विकास नहीं होता है। लेकिन हमारे देश का दुखद पहलू यही है कि नेताओं के विकास को या जो लोग सरकारी सेवाओं में कार्य कर रहे हैं उनके विकास को जनता का विकास बताया जा रहा है और इनके विकास को जातीय विकास बताया जा रहा है, वर्गीय विकास बताया जा रहा है, जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। यह वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया है और प्रस्तुत किया गया है। इसका मूल उद्देश्य जो सत्य है प्रश्नगत विषय पर उसे लाना है, रखना है। इसका उद्देश्य
किसी भी राजनैतिक दल या किसी भी राजनैतिक दल की विचारधारा से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम एक नागरिक हैं। इस रूप में हमारे ऊपर राजनीति का प्रभाव पड़ता है। हम चाहे राजनीति में भाग लें या नहीं लें, फिर भी हम राजनैतिक दलों और इनके नेताओं के क्रियाकलाप से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनका कार्य जनता का कार्य होता है। तो जनता इनके कार्यों का सीधा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ता है। इस कारण से हम अपना दायित्व समझ करके इस वीडियो को बनाना और जनता के समक्ष रखना, क्योंकि यह एक सरल माध्यम है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का। आज सोशल मीडिया का युग है, इस कारण से मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव को, अपने विचारों को साझा कर रहा हूँ। अगर श्रोता को हमारा वीडियो उचित प्रतीत हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस ज्ञानवर्धन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, ऐसा हम अपने सभी श्रोतागण से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं।